हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में जो YouTube पर उपलब्ध है। आज हम अलौकिक हिमाचल प्रदेश में अध्याय नंबर 2 हिमाचल में जन समुदाय के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। कल हमने या इससे पूर्व हमने जो इस पुस्तक का अध्याय फर्स्ट है उसके बात की थी, जो भौगोलिक परिचय है प्रदेश का, जिसमें हम जो मुख्य रूप से हमने बताया कि वहाँ की घाटियाँ, वहाँ की नदियाँ, वहाँ की झीलें, चोटियाँ, हिमनद, ग्लेशियर जिन्हें कहते हैं, पासिस, दर्रे या जोत, और हिमालय के पर्यावरण को आने वाली चुनौतियाँ, हिमालय के इस क्षेत्र में पाए जाने वाली जड़ी बूटियाँ, वनस्पति और जीव जंतु, इन सभी के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम इस पुस्तक का दूसरा अध्याय ले रहे हैं और वह है हिमाचल में जन समुदाय। अन्य प्रदेशों की भांति ही हिमाचल में भी कई जाति समूह के लोग रहते हैं। मुख्यतः यहाँ जो हमारे पास गवर्नमेंट डाटा उपलब्ध है उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश में 116 अलग अलग जातियाँ अवस्थित हैं। इसमें अनुसूचित जनजातियाँ, अनुसूचित जातियाँ और अन्य सामान्य वर्ग के समुदाय भी आते हैं। जो अनुसूचित जनजातियाँ हिमाचल में, उनमें मुख्यतः जिनका वर्णन इस पुस्तक में दिया गया है वह हैं भोट, बोध, गद्दी, गुज्जर, जाट, लांबा, खम्पा, किन्नौरा, लाहुला, पंगवाल तथा स्वांगला। इसी प्रकार जो हमारे यहाँ अनुसूचित जातियाँ हैं उनकी संख्या जो है वो लगभग 56 के करीब है। 12 या 13 हमारे पास जनजातियाँ हैं जिसका वर्णन पुस्तक में है, और लगभग 56 जो है हमारे पास अनुसूचित जातियाँ हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में हिमाचल प्रदेश में, संपूर्ण हिमाचल प्रदेश में जिन जातियों को रखा गया है उनकी संख्या लगभग 48 के करीब है। तो आप पाएंगे कि हिमाचल प्रदेश में हर समुदाय, हर जाति के लोग जो हैं वो रहते हैं। धार्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो लगभग 95% हिमाचल प्रदेश में हिंदू धर्म के लोग हैं। मुस्लिम भी यहाँ हैं, जैन भी यहाँ हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं। इन सभी धर्मों की संख्या जो है वो प्रतिशत जो है वो 5% के अंदर सिमट कर रहता है। यानी कि बड़ी संख्या में जो समुदाय है हिमाचल में वो हिंदू है। लेकिन हिंदुओं में हिंदू हुए, सिख हुए, फिर मुसलमान हुए, इन सब में भी जातियां जो हैं वो सभी जातियां हिमाचल प्रदेश में अवस्थित हैं। इस पुस्तक के इस अध्याय में जो स्टार्टिंग में किया गया है वो सामान्य जो है वो जातियों के बारे में एक व्याख्या की गई है। लेकिन उसके उपरांत पुस्तक में जनजातियों के बारे में पहले वर्णन किया गया है। सबसे पहले जिस जनजाति का वर्णन है वो गद्दी जनजाति है। गद्दी जनजाति के कहाँ और किस प्रदेश के किस हिस्से में ये पाए जाते हैं, क्या इनका व्यवसाय है, विवाह प्रणाली इनमें कैसी है, किस किस तरह के विवाह व्यवस्था है। जैसे मुख्यतः जो विवाह व्यवस्था या तरीके गद्दियों में पाए जाते हैं उनमें उन्मूलन या जिंद फूंक या बरार फूंक विवाह है,
झंझराड़ा भी है, घर जवंतरी वाला भी है, बट्टा सट्टा भी है, और सबसे श्रेष्ठ जो इनमें माना गया है वो दान पुण्य विवाह है, जो असली तरीके से विवाह का जैसे रिश्ता लेकर जाते हैं, और विवाह जो है वो सभी लोगों की सहमति से संपन्न किया जाता है। अन्य जो विवाह प्रणाली हैं उनको थोड़ा है या हीन दृष्टि से देखा जाता है। इनके मेले और त्यौहार, जो गद्दी जन समुदाय है, आपने पढ़ा ही होगा कि बहुत बड़ा गद्दी समुदाय जो है वो जिला कांगड़ा और जिला चंबा में अवस्थित है। इन लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है वो भेड़ और बकरी पालन है। सर्द ऋतु में ये जो हैं अधिकतर मैदानी इलाकों की तरफ अपने भेड़ बकरियों को लेकर आ जाते हैं, और जैसे जैसे गर्मी का मौसम आने लगता है, मार्च महीने से लेकर आगे तक, ये फिर अपने घरों को वापस चले जाते हैं। यह सिलसिला कई दशकों से चला आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे अब इसमें परिवर्तन हो रहा है। इस जन समुदाय के लोग भी अब सरकारी या दूसरी नौकरियों में जाने लगे हैं। पारंपरिक व्यवसाय से लोग हट रहे हैं और आधुनिक जीवन शैली को अपनाना इस समुदाय ने भी शुरू कर दिया है। गद्दी जनजाति बहुत ही प्रसिद्ध है अपने व्यवहार के लिए, मिलनसार होने के कारण और मेहनती। ये जन समुदाय हिमाचल प्रदेश में अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए प्रसिद्ध है। इनमें गद्दनों के बारे में विशेष रूप से कहा जाता है कि चिजल्ड फीचर्स होते हैं, यानी कि तीखे नए नक्श वाले बहुत ही सुंदर महिलाएं जो हैं वो इस जन समुदाय में होती हैं। पुरुष काफ़ी मेहनती होते हैं, लेकिन जब ये अपने भेड़ बकरियों को लेकर मैदानी इलाकों में आते हैं तो कुछ महिलाएं भी साथ में आती हैं, सभी नहीं आती। पुस्तक के इस अध्याय में गद्दियों के खान पान के बारे में, उनके विवाह के बारे में, व्यवसाय इत्यादि का भी पूर्ण वर्णन किया गया है। आप जब इस अध्याय को पढ़ें तो आप देखें कि जनजाति, ये जो गद्दी जनजाति है, इसका इतिहास क्या है। अलग अलग लेखकों, विचारकों ने गद्दी जनजाति के बारे में अपनी अलग अलग जो है वो व्याख्या की हुई है। पुस्तक में जब इनके पारंपरिक जो जीवन है उसकी व्याख्या की गई है तो वो पास्ट के बारे में है। इसलिए मैं बार बार सभी जन समुदायों से संबंधित लोगों से कहता हूँ कि जो पास्ट है हमने उसके बारे में वर्णन किया हुआ है कि ऐसा होता था। ये जरूरी नहीं कि आज भी वैसा ही हो। कई जन समुदाय में ऐसी प्रथाएं थी जिसमें एक से अधिक पत्नी या एक से अधिक पति होने की जो परंपरा थी वो चली आ रही थी, लेकिन समय के साथ साथ इन समुदायों में इन प्रथाओं को लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें भी काफ़ी परिवर्तन अब आ गया है। जैसा आप जानते हैं, पहले संयुक्त परिवार होते थे, लोगों की व्यवसाय की दृष्टि से निर्भरता कृषि और पशुपालन पर थी। लेकिन आज जो है बदली हुई परिस्थितियों में एकल परिवारों की संख्या बढ़ गई है। लोग कृषि और भेड़ बकरी पालन या पशुपालन की अपेक्षा अन्य व्यवसायों की तरफ जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप या तो वो शहरों में चले गए हैं या फिर ग्रामीण स्तर पर ही उन्होंने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया है। सरकार द्वारा भी समय समय पर, विशेषकर 1971 के उपरांत जब हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, उसके उपरांत प्रदेश में
सरकारों ने बहुत कोशिश की कि जन समुदाय, खासकर अनुसूचित जनजातियां जो आधुनिकता से काफ़ी दूर थी, उनको जो है वो आधुनिक शिक्षा, आधुनिक रहन सहन और परंपराओं के साथ साथ उनका विकास भी सुनिश्चित किया जाए। इसी उद्देश्य के कारण और इसी नीति का पालन करते हुए प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी की गई कि जिससे लोगों को, इन जनजाति के लोगों को यह आभास ना हो कि उनके मामलों में हस्तक्षेप हो रहा है, अपितु उन्हें लगे कि उनकी परंपराएं भी अच्छी हैं और जो नई व्यवस्था है वो उनके विकास के लिए जरूरी हो गई है। यह सारा वर्णन जो है वो इस अध्याय में आपको मिलता है। जो दूसरी जनजाति इस पुस्तक में है वो जाट जनजाति का वर्णन किया गया है। जाट कहाँ से आए, कब आए, इनका रहन सहन कैसा है, ये क्या खाते हैं, ये पहनते कैसे हैं, रहते कैसे हैं, खान पान की व्यवस्था के बारे में इनका है, इनकी भाषा क्या है, वेशभूषा का है, इनके रीति रिवाज जो हैं क्या हैं, इनका वर्णन जो है वो अध्याय में किया गया है। इनकी मान्यताएं क्या हैं, किन देवी देवताओं को ये मानते हैं, इसका भी वर्णन इस जनजाति के साथ किया गया है। अगली हमारी जनजाति जो है वो खम्पा या खाम्पा जनजाति है, जो एक घुमंतु जाति है। नोमैड्स हैं, जो घूमने फिरने वाले हैं, जो एक जगह अवस्थित होकर नहीं रहते थे, उसका वर्णन जो है वो किया गया है। और इसमें खम्पा में भी अलग अलग तरह के, इसमें पीती खम्पा है, गर्जा खम्पा है, नेखोर खम्पा है और खुनु खम्पा है। इनके विवाह से संबंधित रीति रिवाज, इनकी पोशाक, इनका खान पान, सामाजिक अनुष्ठान इत्यादि का वर्णन जो है वो किया गया है। व्यवसाय की दृष्टि से सभी जनजातियों का वर्णन जो है वो मिलता है। कुछ जनजातियां जो लंबे समय से अपने एक निश्चित व्यवसाय से जुड़ी हुई थी, वे भी आज आधुनिकता के इस युग में नए व्यवसाय अपना रही हैं। अगली जनजाति जो विश्व प्रसिद्ध है, जिसका वर्णन इस पुस्तक में मिलता है, वो है किन्नर जनजाति। किन्नर जनजाति जो किन्नौर में मुख्यतः रहते हैं और किन्नौर जिला ही किन्नरों का है। इनके बारे में, इनकी जाति व्यवस्था का वर्णन भी किया गया है। इनके रहन सहन के बारे में, इनके विवाह संस्कार, किस तरह के विवाह जो है इनमें होते हैं, सामान्य सहमति से विवाह होते हैं, प्रलोभन से भी विवाह होते हैं, बलपूर्वक भी, अपहरण द्वारा भी विवाह की व्यवस्था जो थी वो पाई जाती थी। दरोश प्रणाली का एक विवाह होता था और धीरे धीरे लेकिन इन सभी प्रणालियों में अब परिवर्तन आ रहा है। आज का युवा जो है वो शहरों में आकर, इस जनजाति का भी, किन्नर जनजाति का युवा भी, किन्नौरे जो हैं, इस जनजाति की युवा भी शहरों में आकर आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ प्रदेश सरकार में और केंद्र सरकार में बहुत ही ऊंचे पदों पर जो है वो ये जो हैं वो पहुंच गए हैं। अर्थात इनके जीवन में भी बहुत परिवर्तन पिछले 70 सालों में देखने को मिला है। लेकिन इनके संस्कार जो हैं, जिसका ये पूर्णतः पालन करते हैं, फिर चाहे वो जन्म संस्कार हो, विवाह हो या मृत्यु से जुड़े हुए हों, उन सभी की एक अपनी विशेषता है और एक विशेष प्रकार से ये अपने सारे अनुष्ठान करते हैं जिनमें इनको पूरी श्रद्धा है। इनके धर्म के बारे में, महिलाओं की स्थिति के बारे में भी वर्णन किया गया है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि किन्नर एक ऐसी जनजाति है जहाँ महिलाओं की स्थिति बहुत ही सुदृढ़ है और उनको विशेष आदर की दृष्टि से जो है वो देखा जाता है। इस जन समुदाय में एक लंबे समय तक बहुपति प्रथा जो है वो चलती रही।
जो अब धीरे धीरे घटती जा रही है। इनका खान पान कैसा है या क्या खाते हैं उसका वर्णन मिलता है। इनके व्यवसाय के बारे में, किस देवी देवता को ये मानते हैं, अगर इनको तलाक लेना है या विवाह विच्छेदन करना है तो इनके अपने पारंपरिक तरीके हैं जिसके द्वारा ये विवाह विच्छेदन कर देते हैं। लाओला जनजाति, और लाओला जनजाति में जो जाति व्यवस्था है, उनका व्यवसाय जो है, उनका धर्म, उनका खान पान और इनके अन्य समुदायों के साथ संबंध जो है उसका वर्णन भी पुस्तक में मिलता है। ये भी ध्यान रखें कि इस पुस्तक में मैंने किस समुदाय, किस जन समुदाय द्वारा या जनजाति द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है उसका भी वर्णन आपको साथ साथ में मिल जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है। जब हम प्रदेश के बारे में जानें, प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हों, तो हमें उसकी भौगोलिक परिचय के साथ साथ हमें ये आवश्यक हो जाता है जानना कि वहाँ किस प्रकार के, किन जातियों, किन जनजातियों, किन अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग जो हैं वो पाए जाते हैं। यद्यपि ये कोई वाटर टाइट डिवीज़न नहीं है। आज की परिस्थितियों में जाति व्यवस्था क्रम्बल कर चुकी है, मतलब टूट चुकी है। आज हम जब बाहर जाते हैं तो हम किसी की जाति नहीं पूछते। आज अगर व्यक्ति बाहर जाता है तो कहीं पे भी वो खाना खाता है, वो होटल में खाना खाता है तो होटल में खाना खाती बार वो किसी की जाति नहीं पूछता। पूरे हिमाचल में भी यही व्यवस्था है और हिमाचली समाज बहुत ही शांति प्रिय समाज है जिसमें महिलाओं का स्थान बहुत ऊंचा है। महिलाओं को आदर की दृष्टि से देखा जाता है और आपको पता होगा कि हिमाचल में कितने शक्तिपीठ भी हैं और अन्यथा भी सामाजिक व्यवहार में महिलाओं की स्थिति बहुत ही उच्च है। इसके बाद जो अगली जनजाति हमारे पास इस पुस्तक में जिसका वर्णन किया गया है वो जनजाति है इस अध्याय में पंगवाल। पंगवाल के बारे में वर्णन किया गया है कि वो प्रदेश के किस हिस्से में रहते हैं और उनका पहनावा कैसा है, क्योंकि आप दूर से एक पंगवाल को दूर से ही आप पहचान सकते हैं। पुरुषों और महिलाओं का जो पहनावा है उसको आसानी से पता लगाया जा सकता है। उनकी विशेष प्रकार की टोपी होती है, उस टोपी से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह एक पंगवाल है। तो पंगवाल के बारे में भी पूरा दिया गया है। विशेषतः वो पांगी घाटी, चंबा जिला की पांगी घाटी में जो है ये जनजाति अवस्थित है। इनकी बहुत ही रोचक और प्रशंसनीय अपने सामाजिक व्यवस्था है। यद्यपि व्यवसाय की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पांगी क्षेत्र जो है वो कृषि प्रधान क्षेत्र नहीं रहा है। इस क्षेत्र में अनाज की कमी रही थी और सरकार द्वारा शुरू से ही स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत से ही इवन राजा काल में भी वहाँ पे अन्न जो है वो बाहर से पहुँचाया जाता था, क्योंकि अनाज अगर कम पैदा होता है तो लोगों के खान पान के ऊपर भी उसका जो है वो असर पड़ता है। इसका वर्णन भी आपको यहाँ पे विस्तृत रूप से मिलेगा। फिर भोट जनजाति है, स्वांगला है। भोट और स्वांगला के बारे में उनकी सामाजिक मान्यताएं, उनकी विवाह प्रणाली, भाषा, खान पान, इन सब का वर्णन भी पुस्तक में दिया गया है। सभी जनजातियों में जो बहुत ही रोचक जानकारी आपको लगेगी वो है इनके जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, सामाजिक संस्थाएं, इनके रीति रिवाज, मृत्यु संबंधी इनमें किस तरह का पातक जो है वो पाया जाता है, इनके मेले और त्योहारों में किस तरह से ये लोग शामिल होते हैं, किन किन में कौन से ऐसे मेले हैं जो स्थानीय हैं या कौन से ऐसे हैं जो राज्य स्तरीय मेले हैं जिसमें इनका आना जाना होता है। गुज्जर जनजाति, गुज्जर एक ऐसी जनजाति है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही हैं और यह जनजाति विशेषतः प्रसिद्ध है भैंस पालन के लिए, प्योर दूध और घी के लिए। आपको जिस क्षेत्र में आप रहते हैं
संभव है उस क्षेत्र विशेष में भी यह जनजाति पाई जाती हो। तो आप देखेंगे कि इनका पहनावा एक अलग ही तरह का है। एक लंबे डील डॉल वाले व्यक्ति, दोनों ही हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पुरुष होते हैं और मजबूत कदकाठी के ये लोग होते हैं। इनमें पशुओं से संबंधित अधिकतर काम जो है, जैसे पशुओं से दूध निकालना, घी बनाना, ये सारा जो है महिलाएं ही करती हैं। इसके उपरांत जो है वो इस पुस्तक में अन्य जो जातियां हैं, हिमाचल प्रदेश में राजपूत और राजपूतों में भी कई हैं, ब्राह्मणों में भी उपजातियां कई सारी हैं, उनका वर्णन भी आपको साथ साथ में मिलेगा और विस्तृत रूप से मिलेगा, जिसमें आपको उनके जन्म संबंधी रीति रिवाज, विवाह प्रणाली, व्यवसाय, उनकी अपनी जो कम्युनिटी काउंसिल होती है, सामुदायिक जो है परिषद जिसे, लेकिन उसका आज जो है स्थान पंचायत ने ले लिया है आधुनिक समय में, नहीं तो पहले प्रत्येक जाति की अपनी एक सामुदायिक परिषद होती थी, जो जाति से संबंधित पारिवारिक छोटे मोटे सामाजिक उसके जो झगड़े होते थे उनका निपटारा करते थे। व्यवसायों के बारे में, सभी जातियों के व्यवसायों और सामाजिक प्रतिबंध क्या हैं, पोशाक कैसी हैं, उन सब का वर्णन जो है इस पुस्तक में मिलता है। जैसा मैंने पहले भी कहा है और अब फिर एक बारी दोहराना चाहता हूँ कि बहुत सारी जानकारी हर एक जाति के बारे में जो दी गई है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले या 40 साल पहले उनके जो खान पान था, उनकी जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो संस्कार थे, चाहे वो जन्म से संबंधित हो या मृत्यु हो या विवाह हो, उनका वर्णन किया गया है। साथ साथ में हर संस्कार के साथ यह मैंने लिखा है कि आधुनिक समय में यह चीज़ें परिवर्तित हो गई हैं या हो रही हैं। आप सभी जानते हैं कि आधुनिक भारत जो है वो भारत के संविधान के अनुसार जो है वो चल रहा है। सरकार ने समाज में पिछड़ी जनजातियों, जातियों, अदर जो पिछड़ा वर्ग है ओबीसी, उनको अन्य समाज की जातियों या समाज के वर्गों जो विकसित थे और हैं, उनके समकक्ष करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई हैं और उनमें से आरक्षण भी एक अंग है। तो पाठकों, आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि पुस्तक में दी गई जानकारी कुछ ऐसी है जो भूतकाल में है, पहले ऐसा होता था, ये लोग ऐसा खाते थे, ऐसा पहनते थे, ऐसे इनके संस्कार थे। मतलब आपने थे को ध्यान में जरूर रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आज भी ऐसा ही है। जैसे कि एक ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि एक विशेष जनजाति के लोग ही मरे हुए पशुओं को उठाते थे। अगर किसी उच्च जाति के पशु की उच्च जाति के घर में किसी पशु की अगर मृत्यु हो जाती थी तो उसको उठाने के लिए एक विशेष जाति के लोग आते थे और वे उसे उठाकर ले जाते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज किसी भी जाति के घर में जो पशुपालन करते हैं, अगर कोई उसमें से पशु मर जाता है तो उसको वे लोग स्वयं उठाते हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। लेकिन अगर पुस्तक में ऐसा लिखा है कि अमुक जाति के लोग पहले ऐसा उठाते थे, तो ये उनके लिए है दृष्टि से नहीं देखा जा रहा है, अपितु जो स्थिति थी उस टाइम उसका वर्णन किया गया है। आधुनिक समाज में डिस्क्रिमिनेशन या पक्षपात जो है वो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है।
आज के समाज में, और हिमाचल जो बहुत ही तेज गति से विकसित हो रहा है, शिक्षा की दृष्टि से, संचार माध्यमों की दृष्टि से, आने जाने के दृष्टि से, या फिर राजनीतिक परिपक्वता की दृष्टि से, यहाँ पर भेदभाव बहुत ही कम देखने को मिलता है। कभी कभी कुछ इलाकों में, कुछ क्षेत्रों में छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं, और वो किसी तात्कालिक कारण के कारण होती है, ना कि वो कि द्वेष की भावना से, या कि इस तरह से रखी जाए कि भाई इस जाति के प्रति जो है वो लोगों में जो है वो दुर्भावना है, या इस जाति के प्रति लोग बुरा विचार जो है वो रखते हैं। जब एक सामान्य शिक्षा मिल रही है, जब एक ही कार्यालय में लोग काम कर रहे हैं, जब प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक विकास के साथ साथ कोई व्यवसाय करने की आज़ादी है, तो आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं कि भेदभाव जो है वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है या ख़त्म हो गया है। आप जब भी इस अध्याय को पढ़ें, आप कोशिश करें ये जानने की और समझें कि हिमाचल प्रदेश में जातियां जो हैं, जनजातियां हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, उनका पारंपरिक इतिहास क्या रहा है, उनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, और आज के संदर्भ में भी उनके बारे में जानकारी आपको इस पुस्तक के इस अध्याय में जो है वो मिल जाएगी। अलग अलग जातियां, सब कास्ट भी हैं। जैसे मैंने कहा कि एक ही जाति के अंदर कई सारी और उपजातियां भी हैं जो आपको यहाँ पे मिलेंगी, लेकिन मुख्य जाति उनकी एक होती है, लेकिन उसके अंदर ही कई सारी जातियां जो हैं वो आपको मिल जाती है। ब्राह्मणों में भी अलग अलग ब्राह्मण हैं, राजपूतों में भी अलग अलग राजपूत हैं, जो मैं इस डिस्कशन में तो नहीं, लेकिन मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप जब ये पुस्तक पढ़ेंगे और इस पुस्तक जन समुदाय का जो अध्याय है इसको पढ़ेंगे, तो आपको स्वयं ये जानकारी होगी कि देखिए मेरे प्रदेश में जो है वो कितने तरह के लोग जो हैं, कितनी जातियों के, कितने वर्गों के लोग जो हैं वो रहते हैं। सामान्यतः बाहर तो आपको देखने को मिलता है, लेकिन जब आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको विशेष जानकारी जो है वो प्राप्त होगी। मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा किए गए इस परिश्रम का आप लाभ उठाएंगे, जो सालों साल से चला आ रहा है, जो रिसर्च मेरी लगातार चल रही है, और जो इन्फॉर्मेशन मैं कोशिश करता हूं कि अपने पाठकों तक पहुंचाऊं, चाहे मुझे दिन लगे हों, सप्ताह लगे हों, महीने लगे हों या साल लगे हों, तो वो आप कुछ थोड़े ही समय में वो जानकारी आप आसानी से इस पुस्तक के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं उन सभी पाठकों के प्रति जो पुस्तक को पढ़ रहे हैं या जो पुस्तक को पढ़ने का विचार बना रहे हैं। यह पुस्तक आप पढ़ें, जिससे कि आपको हिमाचल को समझने में पूरा सहयोग मिलेगा। धन्यवाद।